नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। अभी खरीदें सोना चांदी या फिर कर लें इंतजार? जी हाँ, यही है हमारी आज की चर्चा। खास तौर पर शादी वाले घर में चर्चा इसी बात को लेकर हो रही, क्योंकि चांदी की कीमतें ऑल टाइम हाई से 1.5 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हुई है। तो अगर हम सोने और चांदी के भाव में देखें तो भारी उतार चढ़ाव आया है। इसका संकेत क्या है, आज हम इसको समझेंगे। क्या ये सोना और चांदी खरीदने का सही समय है? आगे क्या होगा? क्या सोने चांदी की चमक बरकरार रहेगी या फिर आगे भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है? जो लोग शादी ब्याह के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए ये सही मौका है या फिर इंतजार करना बेहतर होगा? क्या सोना चांदी लॉन्ग टर्म निवेश के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं? सोने और चांदी में सांप सीढ़ी का खेल कब तक रहने वाला है? इन तमाम पहलुओं पर आज हम देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। तो सोने और चांदी कभी ज्यादा ऊपर तो कभी ज्यादा नीचे। इसके दाम अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो कुछ इस तरह से ही नजर आ रहे हैं। कभी बहुत ऊपर जाता है सोना चांदी और कभी नीचे आता है। हैरान किया है सोना और चांदी ने। लेकिन सोने और चांदी की कीमतों की अगर हम बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहा है। सोने चांदी की कीमतों में सांप सीढ़ी का खेल लगातार जारी है। आज चांदी के दाम की अगर हम बात करें तो 2,47,000 के करीब ये पहुंच गया है। इसी के साथ साथ चांदी में करीब 2,500 रुपए का उछाल भी आया है और 2 दिन पहले अचानक 5% की गिरावट भी हमने देखी थी। इसी के साथ साथ इन दिनों भारत में क्योंकि शादियों का सीजन लगातार चल रहा है, तो शादियों के सीजन में गहनों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। आज एमसीएक्स और एनएसई के फैसलों से कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हैं और दोनों एक्सचेंज ने सोने और चांदी के फ्यूचर पर लगाया अतिरिक्त मार्जिन हटा दिया है और माना यह जा रहा है कि अब मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा। छोटे निवेशकों के लिए व्यापार करना आसान हो गया है और इस साल सोने और चांदी के दाम में भारी उतार चढ़ाव हमने देखा ही है। चांदी ने पिछले महीने किस तरीके से ऑल टाइम हाई छुआ था, अगर हम स्पेसिफिकली तारीख की बात करें तो 29 जनवरी को चांदी पहली बार 4 लाख के पार चली गई थी। चर्चाएं तब बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर होने लगी थी कि चांदी सही निवेश का समय, चांदी में सही निवेश का समय है या फिर थोड़ा इंतजार किया जाए। तो बहरहाल ऑल टाइम हाई से अब भी चांदी करीब करीब 1.5 लाख रुपए सस्ती है। लेकिन इस महीने अगर हम मुनाफा वसूली देखें तो चांदी में गिरावट की एक बड़ी वजह ये बनी है। लेकिन अब सवाल बहुत सारे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम खरीद लें या फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना बेहतर होगा। इसी से जुड़ी है हमारी आज की चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं योगेश सिंघल जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन। हमारे साथ इस वक्त मीनू बजाज जी हैं, जीएम हैं पीपी ज्वेलर्स से। हमारे साथ इस वक्त के गुप्ता जी हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले योगेश जी आप ही के पास आऊंगी। खरीदें या बच जाएं? अभी सांप सीढ़ी का खेल अभी भी जारी है, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा और इंतजार कर लिया जाए या आज ही तुरंत जाके सोना चांदी खरीद लिया जाए? उसमें भी सोना या चांदी? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत कठिन है। ये इन्वेस्टर को सोचना पड़ेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि सोना चांदी जहां खरीदोगे वहीं सस्ता है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए कोई भी भाव, कोई भी सीमा, कोई भी समय निश्चित नहीं है। कभी भी वो जब उसका मन करता है, जब उसकी जेब में पैसा होता है, वो खरीद सकता है। लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि जो भी वैश्विक कारण है धीरे धीरे सेटल होने की तरफ चल रहे हैं। आप सीधे देखिए, ईरान का युद्ध है अमेरिका के साथ में, तो उस पर बातचीत चलते चलते अभी बिगड़ गई है। कल से ही कुछ रिपोर्ट आ रही है कि यूएस ने अपने जंगी जहाज ईरान की तरफ भेज दिया है। तो अब सोने में 5-6 हजार रुपए, 7 हजार रुपए का उछाल आ गया, चांदी में 20 हजार रुपए का उछाल आ गया। और यही अगर सोमवार को खबर खुलेगी कि दोबारा से ये समझौते की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर बाजार डाउन हो जाए। तो ये उतार चढ़ाव लगातार 2026 में बने रहेंगे। लेकिन हमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म है, तो अभी हमें एक मंदी का इंतजार करना चाहिए।
सर सवाल आपने कहा कि बहुत कठिन है, कठिन सवाल है, इसीलिए सर हम ये शो कर रहे हैं। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं क्योंकि शादियों का सीजन है, लोग इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट विकल्प के तौर पर देखते हैं। इसीलिए इस जटिल और मुश्किल सवाल का जवाब आप तमाम देश के जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप एक तरीके से भविष्यवाणी बता सकते हैं, आप मार्केट के एक्सपर्ट हैं, बता सकते हैं कि सही समय है ये निवेश का या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाए। मीनू जी, यही सवाल मेरा आपसे है। सोने और चांदी की अगर हम बात करें, देखिए शादियों का सीजन भी है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी थ्रू आउट द ईयर 365 दिन की अगर हम बात करें, सोना सबसे अच्छा विकल्प रहता है। और आप सब लोग बताते हैं कि गोल्ड बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आज की तारीख में चांदी भी एक अच्छा विकल्प बनता जा रहा है। आप क्या कहेंगी, क्या ये सही समय या थोड़ा और इंतजार किया जाए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि गोल्ड खरीदने का समय बिल्कुल सही है, खरीदना चाहिए। जिनके घर में शादी है उनको वेट नहीं करनी चाहिए। जैसे योगेश जी ने बताया अभी कि एक दिन में 5,000 6,000 बढ़ गया, तो जिसने खरीदना है उसको खरीदना चाहिए, उसको वेट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी खरीदना चाहिए, क्योंकि गोल्ड हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट देके ही जाता है। चांदी कहिए तो चांदी में भी यही चीज़ है। चांदी 40,000 50,000 से सीधा एकदम जंप करके ऊपर चली गई। तो हमें लगता है कि ऐसा कि हमें खरीदना चाहिए, और शादी वाले घर में तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको लेना चाहिए। शादी वालों की थोड़ी मजबूरियां भी हो जाती है ना, इसीलिए शादी वाले यही इंतजार कर रहे हैं कि अगर शादी इस साल एंड में है तो थोड़ा वेट किया जाए या नहीं। नहीं, चलिए। बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगेश जी ने अभी बताया है कि 5-6 हज़ार रुपए एक यूएसए की थोड़ी सी एक्टिविटी से 5-6 हज़ार बढ़ गया, तो वो आगे और बढ़ेगा। चलिए, अभी खरीदे सोना चांदी या करें इंतजार, आज इसी पर हमारा शो है। एक जवाब हमें मिल गया, लेकिन इसके पीछे का गणित समझने की भी कोशिश करेंगे। अब आकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले हमें अब ये समझाते जाइए। देखिए, दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि खरीद ले, अगर खरीदे नहीं भी इंतजार भी करें तो कितना, और दूसरी बात यह है कि क्या इसके पीछे का बड़ा कारण देखते हैं। एक समय जैसा मैंने बताया कि 29 जनवरी की वो तारीख थी जब 4 लाख तक चांदी पहुंच गई थी। उस दिन भी हमारा आप चर्चा कर रहे थे, योगेश जी हमारे साथ ही बैठे थे और आप कह रहे थे थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी देखिएगा चेंजेस आएंगे, हम देखेंगे, और वाकई हो भी रहे हैं। इसी तरीके से सोने की भी अगर हम बात करें तो क्या इसके पीछे का गणित है, जरा हमें समझाइए। इंटरनेशनल मार्केट या जियोपॉलिटिकल टेंशन इसके लिए कितनी जिम्मेदार है? मैं जियोपॉलिटिकल टेंशन से लेके हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं वो सारा समझाऊंगा। सबसे पहले चांदी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, चांदी पहले बढ़ गई थी और उस समय भी मैंने ये कहा था कि चांदी से दूर रहें, क्योंकि चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, और वही हुआ। चांदी आपने देखा है 4,20,000 एज यू राइटली सेड, वहां से नीचे आती आती 2,40,000 आई, और चांदी अभी भी वॉलेटाइल हो सकती है। अब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंडीशन की बात है, यूएस ईरान की, क्योंकि मैं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल चीजों के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंद्र डॉट का मानना है कि वहां रिएक्टिव ज्यादा है, एक्चुअल अटैक कम होने की संभावना है। बट बात यूएस ईरान की, उससे पहले यूएस ग्रीनलैंड का इशू था, उससे पहले यूरोप को साथ लेके जो है कई चीजें चल रही थी, यूएस को लेके, टैरिफ को लेके इशू चल रहा था। तो इंटरनेशनल सिनेरियो अभी भी बिगड़े रह सकते हैं। ऐसे में एनालिसिस क्लियर है, दोनों चीजों को मैं अलग अलग लेके चलूंगा। चांदी, चांदी मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को कहूंगा प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सिल्वर, क्योंकि चांदी जो है बहुत वॉलेटाइल है। दूसरी, जनरली एक थ्योरी दी जाती है चांदी में कि जनाब चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई है, ईवीज यूज कर रहे हैं, सोलर में यूज किया जा रहा है, डिफेंस में यूज किया जा रहा है। मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या सितंबर 2024 और फरवरी 2025 के अंदर 2 गुना या 3 गुना डिमांड हो गई इन चीजों की? नहीं हुई है, रादर ये सारे प्रोडक्ट्स तो ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए चांदी अभी भी देसी भाषा में सीधा इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि लोग वही जानना चाहते हैं कि करें क्या, चोट मार सकती है, प्लीज स्टे अवे। अब आ जाता है गोल्ड। गोल्ड का एक दूसरा रीजन ये भी है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स भी लोगों के लिए आसान कर देते हैं, जैसे आरबीआई है यहाँ पे, सेंट्रल बैंक्स जो है अब डी डॉलराइजेशन के कारण अपने रिजर्व जो है गोल्ड में बना रहे हैं, डॉलर में रिजर्व क्रिएट नहीं कर रहे, और डॉलर से एवर्शन भी हो रही है क्योंकि ब्रिक्स की करेंसी आने की संभावना है। साथ ही साथ यूरो और युआन, युआन भी अपने आप को जो है रिजर्व करेंसी के रूप में आगे पुश कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक्स जैसे आरबीआई है यहाँ पे, वो आगे भी गोल्ड खरीदेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो डिमांड एश्योर्ड है। दूसरी तरफ जो है गोल्ड की सेफ हेवन बाइंग अभी भी चल रही है।
अब डिमांड एश्योर्ड है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। गोल्ड की एक्सट्रैक्शन, एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, न्यू माइंस की डिस्कवरी नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात है, गोल्ड अभी खरीद लें। जी हाँ, मेरी एडवाइस बड़ी कैटेगरिकल है, अभी आप परचेज कर लें, चाहे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आपके घर में कोई शादी है, और साथ में बाय एट डिप्स रखें। अगर बीच में डाउन आता है किसी वजह से तो और एक्यूमुलेट करें। गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखें। जैसे आपके पोर्टफोलियो में इक्विटीज हैं, बैंक एफडीज हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं, इसी तरीके से गोल्ड को 15 से 20% अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखें। अब आ जाते हैं वो लोग जिनकी यहाँ शादी है 6 महीने से 8 महीने में, मैं उनको कहूंगा प्लीज डू नॉट वेट, अभी जाके आप गोल्ड एक्वायर कर लीजिए। एटलीस्ट 60 to 70% तो अभी ले लीजिए, बाकी आप स्टेज में बाय कर सकते हो। और दूसरा, ज्वेलरी में भी जिन्होंने लेना है, जनरली लोग डिमोटिवेट करते हैं कि ज्वेलरी में लोगे तो जी 10-15% मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे, आपका कुछ माला का रेट कम हो जाएगा, माला का रेट वो कट जाएगा उसमें से। मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी आपके डुअल पर्पज सर्व करती है, आपको ब्यूटीफाई भी करती है, सोशल आपका जो है लेवल भी बढ़ाती है। तीसरा, ज्वेलरी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एम्बेडेड आ जाती है, बिकॉज ज्वेलरी यू हैव ऑलवेज इमोशनल अटैचमेंट विद द ज्वेलरी। सो ज्वेलरी व्हेनेवर इट्स परचेज्ड, you have two jewelers sitting here, they'll tell you that's generally purchased for long term, 10 years, 15 years, 25 years, certain times for generations. तो ज्वेलरी में क्योंकि लॉन्ग टर्म आ जाता है, तो उस वजह से वो जो मेकिंग चार्जेस वगैरह है वो सब एडजस्ट करने के बाद भी आपको अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल आप लेंगे तो जैसे ये रेट अप्रिशिएट करेंगे आपका मन होगा कि इसको मैं सेल कर दूं। तो इसलिए ज्वेलरी शेप में भी उसको लिया जा सकता है। तो कैटेगरिकली एडवाइस है, सिल्वर से रिटेल इन्वेस्टर दूर रहें, गोल्ड पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। टाइमिंग बिल्कुल सही है, 60 to 70% एक्वायर कर लें, बाकी बाय एट डिप्स। और इफ यू आर प्लानिंग अ मैरिज, प्लीज गो अहेड एंड बाय, क्योंकि आपको मैरिज में जो है ब्यूटीफाई भी करेगी। हमारे यहाँ की परंपरा भी है, हमारे यहाँ शुभ भी माना जाता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जो नवविवाहित जोड़ा है वो जब 25 साल बाद याद करेगा, उनका पोर्टफोलियो बहुत सोने की तरह चमकता हो जाएगा, अच्छी रिटर्न भी आ जाएंगी। तो हर तरह के पर्पज को सोना और सोने की ज्वेलरी सूट करते हैं। प्लीज डोंट वेट, गो अहेड एंड बाय। ठीक है, ये मेरी एडवाइस रहेगी। चलिए, आकाश जी कह रहे हैं कि इंतजार नहीं कीजिए और आप जाके अभी ही खरीद सकते हैं, स्पेशली जिनके घर में शादी, कम से कम अपना 70% ऑफ गोल्ड अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो दिस द राइट टाइम, ये सही समय खरीद लिया जाए। के गुप्ता जी, आपकी एडवाइस क्या रहेगी एज ए इन्वेस्टमेंट गुरु, आप क्या बताएंगे? मैं स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहूंगी, हम अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसको देख रहे हैं तो कहाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कितना कितना पोर्शन होना चाहिए, परसेंटेज? देखिए मैडम, ऐसा है, बीइंग ए इन्वेस्टर तो सबसे पहला तो गोल्ड है। आज के रूरल इकोनॉमी में ये सेविंग का अमाउंट है। खरीद कर जितने भी यदि गाएंगे, आप गांव में जाइए, दूसरे जाइए, तो औरतें सबसे पहला अपना सेविंग जो है बैंक में ना रख कर गोल्ड खरीदती हैं। तो देयर सर्टन फैक्टर, नाउ वी आर टॉकिंग एज ए इन्वेस्टर। तो गोल्ड प्राइस क्यों बढ़ रहा है, सिल्वर क्यों बढ़ रहा है? दिस इज द फर्स्ट रीजन, वी हैव टू विजुअलाइज दिस रीजन। उसके पास जैसे बताया गया है जियो पॉलिटिकल टेंशन है, तो सेंट्रल बैंक जो है अपना आरबीआई इसको गोल्ड परचेज कर रहा है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। इंटरेस्ट रेट जो है भी एक्सपेक्टेशन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन जो रेट है, अब यदि देखा जाए वेनेजुएला का जो है इन्फ्लेशन रेट, वो 800 से ऊपर पॉइंट से ऊपर चला गया है। यू डाउन सूडान, यू टॉक ओवर द ईरान, अबाउट 59 और 60% इन्फ्लेशन इज देयर। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ए सिल्वर इज इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज होने से इसका बढ़ रहा है। एज ए इन्वेस्टर आई सी दैट गोल्ड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यदि आपका पोर्टफोलियो से इसमें है तो 10 to 20% शुड बी गोल्ड, रिमेनिंग 30% शुड बी you say share market, and FDR should also be there with you, for which should be liquidity with you. I think these are the factors जो होने चाहिए एज ए इन्वेस्टर। लेकिन जहां तक सिल्वर की बात है, सिल्वर बड़ी वर्टाइल है, जो 4 लाख से ऊपर चला गया, आज 250 के करीब और 52.7 के करीब है। तो इसको जरा बात करना पड़ेगा हमें कि सिल्वर की क्या पोजीशन क्या चल रही है, क्या डिमांड इतनी है इंडस्ट्री एरिया में, ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा, and what is the capacity available, because as an investor you must know what is the availability of the silver and what is the requirement by the industrial sector. पहले भी तो था, suddenly why it has increased the silver so much? लेकिन गोल्ड जो शादियों में है वो तो परचेज करना ही है। बिल्कुल, घर में माना जाता है
at present I think we are having a 25,000 ton gold is with us. की जो वैल्यू आज की डेट में देखा जाए तो $2.4 ट्रिलियन हमारे पास है गोल्ड। हिंदुस्तान को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। बिल्कुल। सोना तो हर घर में है। एक छोटे से आदमी के पास, जिसके पास खाने का नहीं, उसके पास भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो सोना इज मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। सोना तो खरीदना ही चाहिए, रेट भी रीजनेबल है। और इंडिया अपना RBI आल्सो वही कर रहा है। Instead of keeping the money in dollar, we are purchasing the gold. So it is better option that we should invest in gold instead of the silver. ठीक है, आगे बढ़ूं। एक बार आकाश जिंदल जी आपके पास आऊंगी। जरा दर्शकों के लिए एक बार फिर से MCX और NSE का जो नया फैसला है उसको थोड़ा सा समझा दीजिए आसान शब्दों में, और उसका असर कितना होगा मार्केट में। देखिए, मार्जिन का जो है हमेशा फर्क पड़ता है, यानी कि मार्जिन आपको कितना परसेंटेज रखना है। तो मार्जिन जब भी हाई होंगे तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट आ जाएगा, उतनी परचेजिंग नहीं होगी। मार्जिन जब भी लेस होंगे तो उसका जो है उतना इम्पैक्ट आ जाएगा। इसलिए ये चीजें तो टेक्निकली इम्पैक्ट करती रहेंगी, बट अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट होगा? अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा फंडामेंटल का। अभी मेरे मित्र ने एक बात कही कि सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूज की, यहाँ जो है विद ड्यू रिगार्ड्स टू माय फ्रेंड, मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, सिल्वर में इंडस्ट्रियल यूज के ऑल्टरनेटिव्स तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि ईवीज और सोलर के लिए इतना महंगा चांदी लेके उनके लिए वायबिलिटी, देसी भाषा में कहूँ, पड़ता नहीं पड़ रहा। तो इसलिए इंडस्ट्रियल यूज वाली थ्योरी कुछ हद तक चल रही है, बट आगे सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईवीज और सोलर का इक्विपमेंट 3 गुना महंगा वो नहीं बेच पाएंगे। तो इसलिए जब तक सिल्वर सस्ता था तब तक उनके लिए जरूरी था, उनके लिए रेलिवेंट था। नाउ इट्स नॉट रेलिवेंट। इसीलिए सिल्वर से प्लीज स्टे अवे। चांदी आपको चोट मार सकती है। गोल्ड में जी आकाश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास वापस से। योगेश जी, अब आपके पास आऊंगी। अब यहाँ आप लोग बता रहे हैं कि सही समय है, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने समझाया कि इसके लिए जियोपॉलिटिकल कंडीशन किस तरह है कि आने वाले समय में कैसा रहेगा। लेकिन सर वाकई, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, आकाश जी अपनी बात पूरी आप करना चाहें, आपका ऑडियो अब सुनाई दे रहा है हमें। गोल्ड की बात आप कर रहे थे, सिल्वर का ऑप्शन अच्छा नहीं, आपने कहा कि गोल्ड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ईवीज के लिए अब दूसरे ऑप्शंस भी तलाशे जा रहे हैं। चलिए वापस से योगेश जी आपके पास आते हुए, अगर हम कीमतों की बात करें, जैसे अगर जिस तरीके से उन्होंने समझाया कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्या थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि अभी भी अगर देखें तो अमेरिका ईरान की टेंशन और उसमें भी बातचीत की गुंजाइश अभी बनती नजर आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या थोड़ा सा कुछ दिन का और इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, कीमतों में गिरावट देख रहे हैं हम, सोने और चांदी दोनों में। देखिए, जैसा आकाश जी ने बताया कि मार्जिन बढ़ा दिए गए हैं, इसका सीधा असर स्पेकुलेशन पे पड़ता है। जो सटोरिये हैं, जो फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, वो वायदा कारोबार में खरीदते हैं, जिससे स्पेकुलेशन आता है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो मार्जिन बढ़ाने की प्रक्रिया है, ये भी भाव को गिराने में मदद करती। दूसरी चीज, अभी हमें रुकना चाहिए, या अभी मैं देखता हूँ कि 4,30,000 रुपये चांदी और सोना 1,93,000। अगर आप 2022 से जाएं, जहां से ये सारा डी-डॉलराइजेशन शुरू हुआ था, जहां पर $300 बिलियन रशिया के US ने फ्रीज कर दिए थे, तो वहां पर उस टाइम पे भाव 50,000 में था और 65,000 में चांदी का भाव था। अब ये देखिए कि अभी भी 1,60,000 रुपए के तकरीबन भाव है बाजार में, तो 3 गुने से भी ज्यादा अभी सोने का भाव है। इसमें चांदी में भी 65,000 रुपए का भाव था, 7 गुना बढ़ के 4,30,000 हुआ था, जिसमें अभी भी 4 गुने से ज्यादा का भाव चांदी में भी है। तो इसमें गिरावट की गुंजाइश है। धैर्य के साथ में इसकी बड़ी एक टूट का हिस्सा अभी बाकी, ऐसा लगता है हमें कि अभी इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट बाकी है। अभी तो लेवल बहुत नीचे के हैं, लेकिन अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे उतने नीचे लेवल अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी हमें ये देखना चाहिए कि जो टूट हुई थी, 2,25,000 रुपये चांदी का लो लगा था और 1,37,000 रुपये का सोने में लो लगा था। आपके ही चैनल पे GNT पे मैंने कहा था कि बहुत अच्छे भाव हैं, किसी से पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है, इन भाव में आप खरीदारी करें। देखिए, वहां से वो लेवल अभी दोबारा से नहीं मिले हैं। आप लोगों से बेहतर कोई पंडित हो नहीं सकता है सर मार्केट का, इसीलिए आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल और आगे बढ़ूं तो, अब क्योंकि कीमतों में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि गिरावट आई है,
अब जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर हम कहें कि जो खरीदार है उनका मूड कैसा है? क्या बाइंग बहुत ज्यादा हो रही है फिजिकल और दूसरे गोल्ड की, दोनों की बात करें अगर हम? कि जो एक्चुअल ज्वेलरी का बायर है वो बाजार में अब स्टेबल भाव होने से 2-4-5 हजार रुपया ऊपर नीचे होने से उसको समझ में आता है कि ये जेन्युइन तेजी मंदी है। तो अब वो जो ज्वेलरी खरीदने वाला ग्राहक है वो बाजार में मूव धीरे धीरे कर रहा है और धीरे धीरे वो अपनी परचेजिंग को खरीद करके अपने घर पे लेके जा रहा है ज्वेलरी। लेकिन जो इन्वेस्टर है जो सोना सिर्फ लेता है इसलिए कि मुझे तेजी में बेचना है या चांदी लेता है, सबसे ज्यादा चांदी में इंपैक्ट हुआ है। सबसे ज्यादा जो हमारी महिलाएं हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने चांदी में इंटरेस्ट लिया क्योंकि जो सोशल मीडिया पे था कि चांदी तेज हो जाएगी और चांदी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। यदि सोने में 100 रुपए का सोना खरीदते हैं और 200 रुपए होता है तो चांदी 400 रुपए होगी। ऐसा हुआ भी। लेकिन चांदी में इन्वेस्ट जब करना चाहिए जब 10 ग्राम सोने में 1 किलो चांदी आती है। ये चांदी 400 ग्राम तक रह गई थी 4,30,000 रुपए के भाव में, तो वहां पर बेचने का बनता है। जब भी सोने के भाव में 10 ग्राम में चांदी 1 किलो मिलती है तो वहां चांदी बेटर ऑप्शन रह सकता है। लेकिन अभी भी रेशो जो है ना बढ़ा हुआ है, तो इन भाव में कभी भी ये रेशो खत्म हो सकता है, तो चांदी में लॉस होने के ज्यादा चांस है। इसलिए सोने में इन्वेस्ट बेटर बताया जाता है। और जहां चांदी और सोने का रेशो 10 ग्राम और 1 किलो का आ जाता है वहां चांदी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दर्शकों को समझना पड़ेगा कि हमें चांदी में कब हाथ लगाना चाहिए। हाँ, इस रेशो को समझा रहे हैं। एक बार आकाश जी आप कुछ कह रहे थे। ये सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को कि मी टू मेंटेलिटी, लेफ्ट आउट मेंटेलिटी से दूर रहें। पिछले शो में भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल याद है सर मुझे। जनरली लोग मुझसे पूछा करते थे सोशल इवेंट्स में, शादियों में, कि जिंदल साहब कहाँ इन्वेस्ट करें। जब 4 लाख हो गया था लोग मुझे बता रहे थे कि जिंदल साहब हम आपको बता रहे हैं 8 लाख हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। एवरीबॉडी वाज कमिंग टू मी एट मैरिजेस एंड फंक्शंस, दे वर टेलिंग आकाश जिंदल जी आप ले लो 8 लाख 10 लाख हो जाएगी, अब आपकी जरूरत ही नहीं है हमें, हम आपको बता रहे हैं। मैं पूछ रहा था लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं, मेरे पड़ोसी ने बताया है, मेरे साथ ऑफिस में काम करने वाले ने बताया है, मेरे साथ जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उनके बताया है। मैंने कहा भाई इंडस्ट्रियल यूज तो कम हो रहा है। अरे नहीं आप देखते जाओ। उसमें क्या था, लस्ट और ग्रीड बहुत ज्यादा थी और लेफ्ट आउट फीलिंग। मेरा पड़ोसी 2 लाख रुपए कमा गया। अरे जनाब नौकरी से तो 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, बॉस की सुनता भी हूँ। अब यहाँ 2 लाख रुपए फ्री में कमा गया। अब मेरी घरवाली तो पूछ रही है, देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, आप किस काम के हो? तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग अमंग पीपल। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी टू मेंटेलिटी। उसमें लॉजिक पूछो, जो आपको पूछ रहा है कि चांदी बढ़ेगी, सोना बढ़ेगा। अरे भाई साहब लॉजिक तो बता दो, रीजनिंग तो बता दो, एनालिसिस तो बता दो क्यों बढ़ेगी। सिर्फ इसलिए कि आपने कमा लिए या पड़ोसी ने कमा लिए, हेयर से पे मत जाए, आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। अब सोचिए किसी ने 4 लाख रुपए की चांदी ले ली, अब वो 4 लाख रुपए जो 2.5 लाख रुपए हस्बैंड वाइफ महीना कमा रहे हैं, कितने बचते होंगे महीने में? दिल्ली जैसे शहर में 50,000 रुपये महीना तो बचता होगा। 8 महीने में एक्यूमुलेट किया, 4 लाख रुपए की चांदी ले ली, हो गई है 2,40,000 रुपये। किस तरह की फीलिंग आ रही होगी? तो प्लीज जब इस पैसे को इन्वेस्ट करें तो ये याद करें कितनी मेहनत से कमाया था। जितनी मेहनत से पैसा कमाया था उसकी 10% मेहनत सिर्फ ये करने में, सोचने में और एनालाइज करने में लगा दे कि कहाँ आपको पैसा लगाना है और टाइमिंग क्या है। हम क्रिकेट के मैचेस देखते हैं, क्रिकेट मैचेस में हम अक्सर कमेंटेटर्स को सुनते हैं, इस बैट्समैन की टाइमिंग बहुत अच्छी है, खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन अपनी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइमिंग का शब्द भूल जाते हैं। तो प्लीज इन्वेस्टमेंट को, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, उसे टाइम करना सीखें। आपके लिए सोना तभी सुनहरा है जब आप सही रेट पे ले रहे हैं, आपके लिए चांदी तभी चांदी जैसी है जब अच्छे रेट पे ले रहे हैं। 4 लाख की चांदी आपको तकलीफ ही देगी, खलती रहेगी। आप अगर रीजनेबल प्राइस पे लेंगे तो ठीक है। तो इसलिए टाइमिंग का भी ध्यान रखें। दूसरा ये ध्यान रखें, मी टू मेंटेलिटी से बचें, लस्ट और ग्रीड में ना जाएं। देखिए ग्रोथ अच्छी चीज है, आप पोर्टफोलियो बढ़ाएं, ग्रोथ के लिए जाना कोई अच्छी चीज नहीं है, ग्रोथ में जाएं, बट लालच में जाना, तब लालच और ग्रोथ के अंदर का जो फर्क है वो प्लीज समझें, वो बहुत जरूरी है। ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीड एंड ग्रोथ। ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करें, डोंट गो इन फॉर ग्रीड। ग्रीड के लिए जो लोग गए थे ऑलरेडी चांदी में, दे आर लिकिंग देयर वुंड्स, ऑलरेडी उनको जो है तकलीफ हो चुकी है और अपने जख्मों की तरफ देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चोट लगी है, कितना नुकसान हो गया। हाँ, तो प्लीज उससे स्टे अवे करें। लेकिन इसके साथ आकाश जी एक बात और जोड़ दूं, अफवाहों का बाजार भी गर्म रहता है।
अभी हाल फिलहाल में खबर ये भी आ रही थी कि अभी और रुक जाइए, सोना 1 लाख से भी कम जा सकता है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने जिस ग्रीड की बात की है, 1 जनवरी की अगर हम बात करें तो 2,38,000 के तक थी चांदी, फिर 29 जनवरी को 4,20 हुई, और अगर हम 19 फरवरी यानी आज की तारीख की बात करें तो 2,47 आज की तारीख में, यानी ऊपर नीचे चांदी। इसी तरीके से सोने की बात करें, अगर हम पिछले 3 सालों में 22 कैरेट सोने की, 3 साल पहले जहां 52,000 में आप लोगों ने सोना खरीदा होगा, लेकिन आज की बात करें तो 1,15,000, 3 महीने पहले 1,15,000 था, और आज की तारीख में लगभग 1.5 लाख है। मीनू जी, ये जो आंकड़े हम लगातार बता रहे हैं, आम लोगों की कैपेसिटी कितनी, क्या लोगों में सोना और चांदी, मैं फिजिकल की बात करूंगी क्योंकि आप ज्वेलरी एसोसिएशन से ही जुड़ी हुई हैं, क्या लोगों में फिजिकल ज्वेलरी का क्रेज बढ़ा है? किस तरह का ऑर्नामेंट या किस तरह का गोल्ड और सिल्वर लोग ज्यादा खरीद रहे हैं? गोल्ड खरीद रहे हैं, सिल्वर, ये भी बताते जाइएगा। लोगों में जो क्रेज बढ़ा है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ा है। ज्वेलरी से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कॉइन्स लेने में, सिल्वर की ब्रेसलेट्स लेने में, इस तरीके से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि सही भी है। और मुझे ये लगता है कि रेट की जो फ्लक्चुएशन है ये अफेक्ट करती जरूर है, तो हमें इन्वेस्टमेंट छोटे उससे करनी चाहिए कि हमें 2 ग्राम लिया, 5 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया, हमें ग्रीड की तरफ नहीं जाना चाहिए, ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। आकाश जी ने जैसे बताया, तो हमें एवरी मंथ कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में। गोल्ड हमेशा कुछ ना कुछ दे के जाता है, वो हमारे एसेट्स हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के जाते हैं। जैसे इतना स्पीड से रेट बढ़ता है, लोग भागते हैं खरीदने के लिए, तो वो नहीं करना चाहिए, लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी जैसे सोना 2 लाख से नीचे आया 1.5 लाख पे, चांदी 4 लाख से 2.5 लाख पे आ गई, तो लोगों को थोड़ा पेशेंसली काम करना चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए। जब रेट बढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट कम डालिए, जब रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डालिए, जो कि आगे फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी ही देगी। के गुप्ता जी, अब आपने मीनू जी की बात भी सुनी, उन्होंने कहा कि अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करें उसके बजाय लोगों का जो रुझान है वो ज्यादा कॉइन्स में या फिर बिस्किट्स में ज्यादा बढ़ा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोग ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। There are 2-3 factors, madam. हाँ जी सर। Whether you can go for the ETF, तो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जाइए आप, ताकि आपको गोल्ड की प्राइस बढ़ भी रही है तो सिस्टमेटिक प्लान में आप इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक दिस इज बेस्ट ऑप्शन। गो फॉर द गोल्ड, गो फॉर म्यूचुअल बोर्ड, और थर्ड और लास्ट ऑप्शन इज फिजिकल। व्हाई यू कीपिंग द गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म? लेट इट शुड बी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। एज इन्वेस्टर आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट सेफ and sound investment. Trade the gold also, exchange में जाइए, exchange traded fund में पैसा लगाइए, तो जब नीचे जाता है तो परचेज कर लीजिए, ऊपर जाता है फिर बेच दीजिए। आई थिंक यू कैन अर्न मनी। आई एम टॉकिंग एज ए इन्वेस्टर, अदरवाइज एज आई टोल्ड यू दिस गोल्ड इंडिया में इट इज ए सेविंग आइटम। रूरल एरिया में जाइए तो कोई, जब औरतें हैं वो परचेज करना चाहेंगे, कुछ पैसा 10,000 भी आता है उनके पास, 5,000 आता है, they go to the jeweler shop and purchase something. I think that's why India is full of gold, and our Reserve Bank is also after the gold purchase. So how much purchase the gold has been purchased by the Reserve Bank of India? I think this is the best investment, लेकिन it should be systematically. बिल्कुल। अभी खरीदे सोना चांदी या करें इंतजार, इसी को लेकर तमाम मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ हमारी चर्चा लगातार जारी है। सोने चांदी की बात हो रही है, रिकॉर्ड हाई से सोना चांदी करीब करीब 1.5 लाख रुपए सस्ता है। तो क्या सोना और चांदी खरीदने का ये सही समय है? सोने चांदी का आगे क्या होगा? क्या सोने चांदी की बरकरार रहेगी चमक? कैसा है मूड ऑफ सराफा बाजार? क्या शादी वाले घर में अभी ही बनवा ले गहने? क्या लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ये फायदे का सौदा है सोना चांदी? और क्या चांदी फिर से 3 लाख के पार जा सकती है? सोने चांदी के खरीदारों का मूड क्या है? क्या MCX NSE का नया फैसला है? नए फैसले का आपकी जेब पर क्या असर होगा? ये तमाम सवाल है जिनको लेकर हम तमाम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करें। आकाश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। सवाल सबसे बड़ा, क्या फिर से 3 लाख तक जा सकती है चांदी? एक अफवाह ये भी है। जी, मेरे हिसाब से चांदी, अगर ग्लोबली चीजें खराब होती हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है, if geopolitical things turn bad, which is a clear-cut possibility, yes, I would totally endorse you. There's a possibility that silver can cross 3 lakhs. Plus, let me tell people, there's a possibility that gold may also cross 2 lakhs if geopolitical things turn bad.
So I am not at all refusing that this may not happen. This is a very much possibility. This may very much happen because geopolitical things may turn bad. See, what happens is if tomorrow the tension between US and Iran they turn it into a violent condition. सर हिंदी में रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, हमारा दर्शक हिंदी भाषी है। माफ कीजिए थोड़ा भूल गया था मैं। जी। तो अगर यूएस और ईरान में चीजें बिगड़ती हैं तो उसके बाद चाइना ताइवान हमें नहीं भूलना चाहिए, उसके बाद हमें नहीं भूलना चाहिए रूसिया यूक्रेन किस एक्सटेंट तक चला जाएगा, और उसके बाद और भी कुछ बड़े मुल्क हैं जो कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो ग्लोबल चीजों को, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बढ़ा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो 3 लाख और सोना 2 लाख के पार भी जा सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगी तो हमेशा इन्वेस्टर्स, चाहे एक 10,000 रुपए वाला इन्वेस्टर है चाहे 10 बिलियन वाला, वो सेफ हेवन एसेट की तरफ जाएगा, वो अपने आप को हेज करके चलेगा। हेज करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है? गोल्ड है, दूसरा है चांदी, क्योंकि उसमें आदमी रियल एस्टेट में मिल जाएगा। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी हम ना नहीं कर सकते, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस अभी भी खराब हो सकती हैं। यूएस और ईरान के बीच में जो हालात हैं, यूएस में जो मैं अपने मित्रों से बात कर रहा हूँ, वो कभी भी वायलेंस की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि बात सिर्फ यूएस ईरान की नहीं है, बाकी कितने देश इन्वॉल्व है। हालांकि मैं जियोपॉलिटिकल फैक्टर में बहुत डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये शो अलग तरह का है, बट वो चीजें खराब हो सकती हैं। हमें इजराइल को नहीं भूलना चाहिए, यूरोप ने क्या स्टैंड लिया हुआ है हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में बढ़ सकता है, तो ऐसे में इफ यू आर होल्डिंग, वो आपके लिए अच्छा टाइम हो सकता है, आप उसे सेल आउट कर दो, वो बाय करने का टाइम नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस ठंडी है, अभी माहौल ठंडा है। अभी ये लग रहा है लोगों को कि यूएस ने जैसे ग्रीनलैंड को लेके सिर्फ स्टेटमेंट्स दी, एक्शन नहीं लिया, तो शायद ईरान को लेके ना एक्शन ले। तो इसीलिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू गोल्ड। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 60 to 70% गोल्ड आप अभी एक्वायर कर लें, यानी यही समय सही समय। एक बार के गुप्ता जी यही सवाल आपसे, कीमतें बढ़ भी सकती हैं क्या? देखिए ऐसा है, इंडिया इंपोर्टर है, गोल्ड का भी इंपोर्टर है, सिल्वर का इंपोर्टर है, एंड हमारी कंजप्शन सेकंड है वर्ल्ड में। तो ग्लोबल का इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होने वाला है। यदि ग्लोबल में जियो टेंशन होती है तो इसका इफेक्ट गोल्ड पर भी होगा, सिल्वर पर भी होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, अब वी कैन नॉट प्रोडिक्ट क्या टेंशन कब तक चलेगी। ईरान की टेंशन चलेगी नहीं चलेगी, रशिया की टेंशन यूक्रेन से चलती रहेगी, कोई और कंट्री बीच में कूद पड़ता है, क्या पता है। लेकिन ग्लोबल रेट पर डिपेंड करेगा सब कुछ, गोल्ड और सिल्वर। तो मेरा भी मानना यह है कि सिल्वर में ज्यादा ये उछाल नहीं आने वाला, लेकिन हो सकता है गोल्ड में पॉसिबिलिटी है, क्यों हम लोग जो हैं गोल्ड को घर में रखना चाहते हैं, हर हाउस होल्ड में, हर शादी में हम परचेज करना चाहते हैं, अपनी लड़की को देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली गोल्ड इज ए बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। अब मेरे लिए तो एसआईपी में जाएंगे ज्यादा बेटर, व्हाट आई शुड। यानी इन सबसे परे आप एसआईपी फिर भी ज्यादा उसको सबसे ऊपर रखेंगे। एक बार अगर हम जिस तरीके से अभी चर्चा हम कर रहे थे, हमारा पोर्टफोलियो, क्या पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की जरूरत है? हाँ, पोर्टफोलियो में चेंज करने की थोड़ी जरूरत है। जहाँ लैंड बिल्डिंग पर हम इन्वेस्ट कर रहे थे ज्यादा पोर्शन, तो एवरेज 30% के करीब 25% जो देखता हूँ मैं एज इन्वेस्टर बैंकर, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। यदि हम थोड़ा उस वहां से रिड्यूस करके प्रॉपर्टी में से गोल्ड में लगाया जाए तो बेटर ऑप्शन। एक छोटा सा रिएक्शन आकाश जी आपका। हाँ, आपने हाथ खड़ा कर दिया, मैं आ रही थी आपके पास। प्रॉपर्टी या गोल्ड? जी, मैं सीधा जो है बिल्कुल एनालिसिस दूंगा। गोल्ड को आप 15 से 20% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखिए। हाँ। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करें, सारा पैसा इक्विटीज में ना लगाएं, क्योंकि इक्विटीज और प्रॉपर्टी में हमेशा कोरिलेशन नहीं होता। बट आप देख लें, बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, अगर आपका 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपार्ट फ्रॉम द ज्वेलरी विच योर वाइफ इज हैविंग, तो उसमें आप देख लीजिए क्या आपके पास 75 लाख का सोना है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप अंडर इन्वेस्टेड हो, अगर है तो ठीक है। तो जनरली लोग जो है अंडर इन्वेस्टेड होंगे, क्योंकि हमारे पास वो सोना जरूर मिल जाएगा जो अलमारी में छुपा हुआ है, जो रजाइयों में दबा हुआ है, जो दादी माँ ने लिया था, मम्मी को मिला था शादी के समय, वो तो है। हमारे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो बड़ी मम्मी का जो है, या जो है दुल्हन के लिए जो दुल्हन को लिया था सोना, वो तो अलग है। योर ओन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुड हैव 15% गोल्ड, because that is how you can balance your portfolio. That is how you can diversify your portfolio. When central banks are diversifying, जब central banks gold में जा रहे हैं, तो आप भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर उतना तो रखिए।
और जब दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज को वॉर से डर लग रहा है, तो आप तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप जो है अपने आप को हेज करके चलें। जैसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, गाड़ियों में नहीं होते शॉकर, शॉक अब्जॉर्बर, वो इसलिए क्या रखते हैं कि गाड़ी को झटका कम लगे। तो अगर आप गोल्ड अब रखेंगे पोर्टफोलियो में, तो आपके पोर्टफोलियो को झटकों से बचाव हो जाएगा, कम लगेगा। बिल्कुल, जिस गाड़ी में इन तमाम पहलुओं को देखते हुए योगेश जी, सराफा बाजार का मूड कैसा है, ये बताइए। देखिए, सराफा बाजार का मूड बम बम है, और आकाश जी ने भी कहा कि ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, तो ये तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं ज्वेलर, आज से ही इनको मतलब बधाई देंगे कि भी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में। लेकिन सर एक चीज और, अच्छा एक सवाल साथ ही साथ, क्योंकि अभी हम मीनू जी से पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि लोगों का, ग्राहक का मूड थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप लगातार ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, आकाश जी भी कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे इमोशंस उससे जुड़े होते हैं, के गुप्ता जी ने भी ये कहा, इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मूड थोड़ा सा बदला भी है, जैसा कि वो मीनू जी भी बता रही थी अभी कि आजकल कॉइन्स और सॉलिड गोल्ड में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी के बजाय। देखिए, ये मूड क्यों चेंज हुआ, जो पैसे एक्स्ट्रा रखे थे या जो बैंकों में थे, जो एफडी में थे या शेयर बाजार में थे, वो पैसे कहीं ना कहीं बढ़ नहीं रहे थे। उनकी जो है ना, इन्फ्लेशन के मुकाबले में वो पैसा उनका बढ़ नहीं रहा था। जबकि वो पैसा अगर सोने में लगाया होता, तो आदमी हिसाब जोड़ता है कि अगर 1 लाख पर मेरा रखा और 1 लाख रुपए का यदि मैं 10 ग्राम सोना खरीद लेता, तो आज वो 2 लाख का हो जाता। तो इस डर से लोगों ने सोने चांदी में, सिक्कों में या बुलियन में इन्वेस्ट किया है। ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। ज्वेलरी का एक 12 महीने का इन्वेस्टमेंट होता है और लॉन्ग टाइम होता है, वो सदा के लिए होता है। ये इन्वेस्टमेंट जो आया अभी कुछ दिनों में पीछे देखा, वो फोमो की वजह से आया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे गृहिणियों ने बात की, ज्यादा प्रेशर गृहिणियों का रहा। चांदी की खरीदारी में गृहिणियों का सबसे बड़ा योगदान है, जिसमें कि मुझे डर है कि 4 लाख वाली चांदी 2.5 लाख आ गई है, और यहाँ भगवान करे किसी को नुकसान ना हो। यदि नुकसान होता है तो ये देखिए 1.5 लाख रुपए किलो का, जिसने अगर 3,90,000 में 4 लाख में चांदी ली है, उसके यहाँ पर खाना कैसे बन रहा होगा। 4 लाख वाली चांदी 2.5 लाख रुपए में अगर बिकती है, तो ऐसी सोने में भी हुआ है। 1,93,000 रुपए सोना बिका, 1,90,000 बिका, इन्वेस्टर बराबर खरीदारी कर रहा है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमें किन भाव में खरीदारी करनी चाहिए और कितना ये गुना बढ़ चुका है। क्या इसमें टूट अगर आएगी, 2011 में देखिए चांदी 75,000 रुपए थी और 5 साल तक 32,000 से 40,000 के बीच में घूमती रही। यानी कि जो इन्वेस्टर थे वो चांदी नुकसान में बेच के और घर बैठ गए, क्योंकि किसी ना किसी को वो पैसा किसी ना किसी मद में खर्च करना था। तो इतना लंबा धैर्य हमारे भारतीयों में नहीं है। तो मुझे ये डर है कि जिन्होंने चांदी इतने हाई भाव में ली है, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे 2011 वाला सिनेरियो फिर दिखाई दे और उनको चांदी नुकसान में। सर एक छोटा सा सवाल इस पे, आप कह रहे हैं कि उसमें कमी है क्या, फिर चांदी बेचने की बात भी आप कहेंगे इसमें, उसके बदले सोना ले लिया जाए? देखिए, मैं एक्सचेंज के तो फेवर में हूँ। जब 4 लाख रुपए थी, 2.25 गुना बढ़ी हुई थी, यानी कि 400 ग्राम चांदी के बदले 10 ग्राम सोना। आज की तारीख में भी चांदी बेच के सोना लेना मुनाफे 2,47,000 है सर आज। हाँ, आज भी चांदी और सोने में रेशो देखिए ना, बराबर की रेशो थी। अभी आप जोड़ 1.5 लाख रुपए में 10 ग्राम सोना आ रहा है, क्या चांदी 1.5 लाख रुपए में 1 किलो आ रही है? नहीं, 2.5 लाख में 15-17 ग्राम सोना आ जाएगा चांदी देके अगर 1 किलो देंगे तो। इसमें जो है ना 1 लाख रुपए का अभी मुनाफा इसमें है, यानी कि रेशो की बात। तो ये रेशो जो है ना देखना बहुत जरूरी है। और मैं सोने चांदी की बिकवाली की राय कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये भाव जितने हाई लगे हैं, ऑल टाइम हाई, ये भी कभी ना कभी आके 40-5 साल में हो, ये जरूर ब्रीच करेंगे और जरूर जो है ना आगे बढ़ेंगे। तो इसमें घबराने की नहीं है। सोने चांदी को फिजिकल रूप में जिसने लिया है, वो आराम से बैठ जाए और उसका भाव रोजाना ना देखे। ठीक है, उसका भाव रोजाना ना देखे। एक बार आकाश जी आपके पास आते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर योगेश जी ने कही है कि चांदी, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अभी देखिए कि चांदी जिस तरीके से हम कह रहे थे कि जिस हिसाब से जरूरत हो रही है, वैकल्पिक दूसरे जगहों की तरफ भी जा रहे हैं, तो क्या हम आने वाले समय में वापस से चांदी को 1 लाख से कम भी देख सकते हैं, 1 लाख के आसपास भी देख सकते हैं? देखिए, मेरे मित्र योगेश ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और उस बात को मैं एंडोर्स करूंगा। अगर आपने सोना हाई लेवल पे भी ले लिए है, तो आई एम विद योगेश कि आप उससे घबराएं ना, बिकॉज सोना जो है आगे भी चमकने वाला है। जहां तक चांदी की बात है, चांदी में जो आप कह रही हैं बहुत रेलिवेंट है। चांदी, आई टोटली एंडोर्स यू, पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए चांदी को आप स्वैप कर सकते हैं गोल्ड के साथ। और दूसरा जो आपने पॉसिबिलिटी की, चांदी क्या और डाउन आ सकती है? मेरे हिसाब से और डाउन भी आ सकती है, 2 लाख से नीचे भी आ सकती है। 247 आज चल रही है, 247 से भी डाउन हो सकती है चांदी।
जी जी बिल्कुल डाउन हो सकती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी चांदी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें 2000 से, चांदी की वॉलेटिलिटी बहुत हाई रही है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इंडस्ट्रियल यूज उतना नहीं रहेगा, चांदी का यूज उस तरह का नहीं है। भी ठीक है, कुछ ज्वेलरी शेप में, कुछ यूटेंसिल शेप में चांदी है, बट उतनी नहीं है वो, हम सब जानते हैं। तो ऐसे में चांदी वो वाला रोल नहीं प्ले कर पाएगी जो गोल्ड करता है। देखिए, रिमेंबर, गोल्ड इज गोल्डन, सोना सोना है। तो इसलिए जो है, इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को कहूंगा, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए चांदी का इस्तेमाल ना करें। जो बड़ी बड़ी हेज फंड्स है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल, उनके रीजंस कुछ और हैं। वो जिस तरीके से एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, मैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जाऊंगा, कोई चीज है, बट उन लोगों को है कॉपी करना, उन लोगों को फॉलो करना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए प्लीज स्टिक टू गोल्ड। और गोल्ड में अगर आप महंगा भी ले लिया तब भी स्टे इन दैट, बिकॉज आगे चल के जियोपॉलिटिकल चीजें खराब हो सकती है। उसके कई रीजन है। जियोपॉलिटिकल चीजें खराब हो सकती हैं एंड थिंग्स कैन टर्न फॉर वर्स, बिकॉज हम जानते हैं, मैं किसी ग्लोबल लीडर का नाम नहीं लूंगा, कुछ ग्लोबल लीडर्स की पर्सनैलिटी ऐसी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ चीजें जाती हैं। हम सब समझते हैं कि पीछे पिछले 10 महीने 11 महीने में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, चाहे वो, और इसमें मैं बता दूं, मात्र जियोपॉलिटिकल नहीं, टैरिफ्स भी एक बहुत बड़ा रीजन है। टैरिफ भी क्या है? टैरिफ जो है इकोनॉमी को टेरराइज करते हैं। जो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है वो किस वजह से आया है? टैरिफ की वजह से। जियोपॉलिटिकल रीजन ने तो बाद में ऐड किया है। तो इसलिए अगर टैरिफ भी बढ़ते हैं, आज भी हमें नहीं भूलना चाहिए, बहुत से देशों के खिलाफ टैरिफ लग रहे हैं और आगे भी टैरिफ लगने की संभावना है। हाँ, जियोपॉलिटिकल चीजें नहीं खराब होती तो कल को नहीं, वो बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ट्रम्प टैरिफ भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ये हमने पिछले दिनों देखा भी था। अब एक बार जल्दी से बीनू जी आपके पास आते हुए, एक्सचेंज, अगर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ये बता भी रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में, देखिए, गोल्ड तो हर हाल में आपको फायदा देगा ही देगा, लेकिन चांदी से हम उतनी उम्मीदें नहीं रखते। लेकिन आज की तारीख में क्या एक्सचेंज की तरफ भी लोगों को जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चांदी अगर हमने 4 लाख पे खरीदी है और हम 2.5 लाख पे बेच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इम्पेशेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी लेडीज लोगों ने क्या किया, अपना जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट था वो उठा के उन्होंने अपना 1 ग्राम का गोल्ड लिया, 10 ग्राम चांदी ली, 20 ग्राम चांदी ली। तो इम्पेशेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमें। गोल्ड और सिल्वर हमेशा हमें कुछ ना कुछ देकर जाता है, घबराना नहीं चाहिए। सिचुएशंस आती जाती रहती हैं, लेकिन सोना चांदी कभी हमें बैक पे नहीं लेके जाता, हमें हमेशा आगे लेकर जाता है। तो घबराएं नहीं। आदमी लोग इन्वेस्टमेंट बड़ी करते हैं, लेडीज लोग ने घर खर्च से निकाल के अपना सोना इकट्ठा किया थोड़ा थोड़ा। अब जैसे मार्केट में 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम बिक रहा है, ज्वेलरी नहीं आती है 1-2 ग्राम में, तो लेडीज ने वो पैसा अपना उठा के इन्वेस्टमेंट में डाला, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। जेंट्स लोग कमाते हैं, लगाते हैं, लेडीज लोग अपनी सेविंग में से उसको इन्वेस्ट कर रही हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। रेट हमेशा बढ़ता है और बढ़ेगा ही। वो बात अलग है कि गोल्ड हमें ज्यादा बेनिफिट देता है, चांदी थोड़ा कम देगा, लेकिन देगा। आने वाले टाइम पे हमें उसका फायदा मिलेगा। लेकिन के गुप्ता जी, इस पर आपकी राय क्या है? सोना सदा के लिए, चांदी चंद दिनों के लिए, आपकी राय क्या है इस पे? बिल्कुल ठीक है मैडम, जो सोना है तो लॉन्ग टर्म है, और इंडिया का कल्चर भी यही है, सोना हम रखते हैं घर में। जहां तक चांदी का सवाल है, चांदी सडनली इतना हो गई क्योंकि इंडस्ट्री यूज होने लग गया, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कोई ऐसी प्रोडक्ट नया आएगा जो कि चांदी की खपत कम हो जाएगी, उसका रिप्लेस कर देगा। तो इतनी चांदी जो है, इतनी कॉस्टली चांदी इंडस्ट्री यूज में नहीं हो सकती है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल आल्सो इंक्रीज। तो मुझे नहीं लगता चांदी में कोई उसको एक्सचेंज करना चाहिए। लेट स्टॉप, जहां है वहीं रहने दीजिए। पर सर, एक बड़ी बात है ना, 247 आज है, क्या बढ़ेगा या कम होगा ये भी तो बताते जाइए। क्या प्रेडिक्शन है आपकी चांदी को लेकर स्पेसिफिकली? प्रेडिक्शन तो ग्लोबल मैडम, ग्लोबल प्रेडिक्शन है। यदि कोई सब्स्टिट्यूट निकल आता है चांदी का उसको प्रोडक्शन यूज करने में, तो ये चांदी नीचे चली जाएगी। और अगर नहीं निकलता तो क्या बढ़ेगी भी? 3 लाख तक जा सकती है वापस, क्योंकि वो लोग जो 4 लाख तक खरीद के वापस आए नीचे, देखिए, जा सकती है 3 लाख तक भी जा सकती है। जाने में क्या प्रॉब्लम है? यदि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट निकलता नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज होता है, और इंडिया तो इम्पोर्टर है, इंडिया ने इम्पोर्ट करना ही करना है, डेफिनेटली इट कैन इंक्रीज आल्सो। जी आकाश जी, जिन लोगों ने 4 लाख पे लिया है, मानता हूं उनका दर्द, उनका तकलीफ, बट मैं आकाश जिंदल उनसे चाहता हूं कि एक बार दे शुड टॉक टू देमसेल्व्स।
कि 4 लाख पे लेने के पीछे कारण क्या था, कहाँ से आया था वो एनालिसिस, हु गाइडेड देम। तो वो दे मस्ट डू सम इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप से बात करने, अपने आप को देखें कि उनके डिसीजन के पीछे बेसिस क्या था, तो वो आगे के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बेटर बना पाएंगे। तो मैं फिर दोबारा दर्शकों को अपील करना चाहता हूं, आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है जी। आप लूडो की गेम नहीं खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी की गेम नहीं खेल रहे हैं कि चलो नीचे आगे कोई बात नहीं। इट्स योर मनी विच यू हैव हार्ड अर्न, सो प्लीज बी कॉशियस बाइंग व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। जो डोंट हैव हर्ड मेंटालिटी, पड़ोसी ने ले लिया, ठीक है, उस मेंटालिटी पे नहीं जाए। सर वक्त की कमी है, योगेश जी एक आखिरी जवाब आपका, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए क्या है, चांदी का महिलाओं को क्या यूज होगा, ना तो वो गहने बना सकती है ना पहन सकती है। दूसरी चीज, यूरोपियन सेंट्रल बैंक या कोई भी देश भारत की करेंसी को अगर रुपए में बात करें तो 100 रुपए में वचन देता हूं, वो वचन किसके पीछे देते हैं? वो सिर्फ सोने के पीछे देते हैं। सोना आज है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी चांदी नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ सोना खरीद रहे हैं। दूसरा, अगर महिलाओं ने जो रखा है प्रेशर बना के, वो भी चांदी का कोई सदुपयोग नहीं करेंगी, उसके वजन से सिर्फ परेशान रहेंगी कि वो इधर से उठा के उधर रखना सफाई में और इधर से उधर। सोना है, उसके गहने बनवा सकती है, अपनी बेटी को दे सकती है, दामाद को दे सकती है, घर में काम में ले सकती है। चांदी का क्या यूज है? लोगों ने मरवा दिया, सटोरियों ने मरवा दिया लोगों को कि चांदी बहुत बढ़ेगी। सर वक्त अभी इतना ही है, बिल्कुल वक्त अभी इतना है। आप तमाम एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी, लोगों को किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सोना और चांदी खरीदने का क्या यही समय है? कम से कम सोना खरीदने का तो यही समय, ऐसा हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं।